नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा आयोजित प्रवक्ता चयन परीक्षा अर्थशास्त्र विषय का 2016 का पेपर सॉल्व करेंगे। इसके पहले इस पेपर के हम लोगों ने 65 क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। आज हम लोग आगे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला का मतलब 65 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण है? हीरे, कृषि, एथलेटिक जूते, मृदुपेय। तो कृषि जो है पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर, एक मूल्य और गुणवत्ता निर्धारक करार क्या कहलाता है? तो एक मूल्य और गुणवत्ता निर्धारक करार जो है दुरभ संधि कहलाता है। इसमें दुरभ संधि अल्पाधिकार में फर्मों के मध्य किसी आधार को लेकर समझौता किया जाता है कि वे क्या होंगे, परस्पर प्रतियोगिता नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से 66 का आंसर ए हो जाएगा। 67, ब्याज तरलता से विदा होने का पुरस्कार है अवधारित किया। मतलब किसने कहा ब्याज तरलता से विदा होने का पुरस्कार है? ओहलिन ने, नाइट द्वारा, कीन्स द्वारा, मार्शल द्वारा। तो यह कथन प्रोफेसर कीन्स का है। तो 67 का सी सही हो जाएगा। 68, लाभ का गतिशील सिद्धांत प्रतिपादित किया। मार्शल, वालरस, क्लार्क, शुम्पीटर। तो जेबी क्लार्क ने सर्वप्रथम यह विचार दिया कि लाभ एक गत्यात्मक आधिक्य है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जेबी क्लार्क गतिशील सिद्धांत, लाभ के गतिशील सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। 68 सी सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन, एमपीसी दिया है। एमपीसी दिया है 0.75 गुणक का मान पूछ रहा है, के बराबर पूछ रहा है। तो के बराबर 1/1 माइनस MPC। तो 1/1 माइनस 0.75 हो जाएगा। तो 1/0.25 हो जाएगा। तो 0.104 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये दशमलव हट जाएगा तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो 25 से 100 को भाग कर देंगे तो 25 से कुछ 100 हो जाएगा। 4 आंसर है, 4 है ऑप्शन में। 69 बी सही हो जाएगा। अगला 70, क्लासिकल प्रणाली के लक्षण हैं क्या हैं? ए, मौद्रिक कारक उत्पादन एवं रोजगार को निर्धारित करते हैं। नहीं, क्लासिकल प्रणाली में नहीं, मौद्रिक कारक नहीं, बाजार कारक। ये मौद्रिक नहीं होता। क्लासिकल प्रणाली में बाजार कारक उत्पादन एवं रोजगार को निर्धारित करते हैं। तो ए क्या है? गलत है। अगला बी, अर्थव्यवस्था की स्वसमायोजन प्रणाली है। हाँ, अर्थव्यवस्था में स्वसमायोजन प्रणाली है। स्वसमायोजन प्रणाली का मतलब हुआ कि हस्तक्षेप की प्रक्रिया नहीं है, हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई है। अगला, प्रत्यक्ष विकास पर राज्य, ये सही है, बी सही है। प्रत्यक्ष विकास पर राज्य की कार्यवाही नहीं होती। राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता विकास पर, यह भी गलत है। सी भी गलत है। डी नंबर क्या है? राज्य के नियंत्रण की अनुपस्थिति में बाजार के माध्यम से परिस्थिति का इष्टतम उपयोग। उक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये सही है, बी और डी सही हो जाएगा। बी और डी किस ऑप्शन में है? ए बी सी बी डी। तीन का मतलब सी सही हो जाएगा। 70 सी सही हो जाएगा। 71 क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्लासिकल सिद्धांत की कुछ मान्यताओं के बारे में जान लेते हैं और कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। क्लासिकल सिद्धांत, क्लासिकल शब्द का अगर सर्वप्रथम प्रयोग की बात की जाए तो क्लासिकल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कार्ल मार्क्स ने किया था। और क्लासिकल अर्थशास्त्र में माल्थस ने प्रभावी मांग की विचारधारा का प्रतिपादन किया। आय और रोजगार का निर्धारण श्रम की मांग एवं श्रम की पूर्ति के जहाँ पर बराबर हो जाएगा वहाँ आय एवं रोजगार का निर्धारण हो जाएगा। ये क्लासिकल विचारधारा का मानना है। श्रम की मांग एवं श्रम की पूर्ति वास्तविक मजदूरी का फलन होती है
इसके अलावा क्लासिकल अर्थशास्त्री मानते थे कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाएगी और पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाएगी। अर्थशास्त्र में पूंजी, ये मतलब यह जो क्लासिकल प्रणाली है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में राज्य हस्तक्षेप की मान्यता पर आधारित थी। राज्य हस्तक्षेप का मतलब राज्य किसी प्रकार का आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करेगा। कीमत को लोचशील मानते थे क्लासिकल प्रणाली के अर्थशास्त्री। कीमत लोचशील होने का मतलब है मुद्रा की मात्रा या पूर्ति बढ़ने से उत्पादन की मात्रा, बचत की मात्रा, निवेश की मात्रा प्रभावित नहीं होगी। और क्लासिकल 3 प्रकार के बाजार की बात करते थे, श्रम बाजार, पूंजी बाजार और वस्तु बाजार। श्रम, पूंजी और वस्तु बाजार, 3 बाजार की बात क्लासिकल द्वारा की गई थी। ये क्लासिकल सिद्धांत की कुछ विशेषताएं और मान्यताएं थी। अगला 71 नंबर क्वेश्चन, मूल्य विभेदीकरण की किस श्रेणी के अंतर्गत क्रेता और उपभोक्ता अतिरेक अनुपस्थित होता है? तो प्रथम श्रेणी का मूल्य विभेदीकरण, द्वितीय श्रेणी का मूल्य विभेदीकरण, तृतीय श्रेणी का मूल्य विभेदीकरण, उपरोक्त सभी। प्रथम श्रेणी के मूल्य विभेदीकरण में उपभोक्ता आधिक्य जो है शून्य होता है या उपभोक्ता अतिरेक अनुपस्थित होता है प्रथम श्रेणी के मूल्य विभेदीकरण में। प्रथम श्रेणी का मूल्य विभेदीकरण क्या है? यह मूल्य विभेदीकरण की जो 3 कोटियां या श्रेणियां हैं यह प्रोफेसर पीगू द्वारा दी गई थी। प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम श्रेणी का कीमत विभेदीकरण क्या है? तो इसमें एकाधिकारी प्रत्येक वस्तु की अलग अलग कीमत वसूल करता है, हर वस्तु की, चाहे जो वस्तु हो, एकाधिकारी हर वस्तु की अलग अलग कीमत वसूल करता है। अर्थात उपभोक्ता के संपूर्ण अतिरेक पर एकाधिकारी का कब्जा होता है। और कीमत विभेदीकरण का यह सबसे मजबूत रूप है और इसमें उपभोक्ता का आधिक्य क्या होता है? 0 होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस श्रेणी में उपभोक्ता का आधिक्य 0 होता है या उपभोक्ता अतिरेक अनुपस्थित होता है? तो प्रथम श्रेणी के कीमत विभेद में। अब द्वितीय श्रेणी का कीमत विभेद क्या है? जब उपभोक्ता 2 से अधिक एवं अनंत से कम, मतलब 2 से अधिक एवं अनंत से कम कीमत वसूलने में कामयाब हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? सेकेंड श्रेणी का या द्वितीय श्रेणी का कीमत विभेदीकरण। अगला तृतीय श्रेणी का कीमत विभेदीकरण क्या है? कीमत विभेदीकरण का सबसे कमजोर रूप कौन सा है? तृतीय श्रेणी का कीमत विभेदीकरण। और इसमें उपभोक्ता एक वस्तु के लिए 2 कीमत वसूल करने के लिए तत्पर होता है या कामयाब होता है तो उससे क्या कहते हैं? तृतीय श्रेणी का कीमत विभेद। सबसे मजबूत कोटि का कीमत विभेद जो है प्रथम श्रेणी का कीमत विभेद है और सबसे कमजोर तृतीय श्रेणी का कीमत विभेद है। ये पीगू मानते हैं। तो इसमें 71 का आंसर ए हो जाएगा। अब 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार के अंतर्गत एक फर्म का मूल्य 40, तब उसका औसत आगम क्या होगा? फर्म का मूल्य पी और औसत आगम बराबर होता है। फर्म का मूल्य पी बराबर AR या MR। PAR और MR तीनों बराबर होता है। तो MR इसका AR औसत रेवेन्यू 40 ही हो जाएगा। 71 40 ही हो जाएगा। 72 नंबर मतलब इसका 40 के बराबर होगा, ए सही हो जाएगा 72 नंबर। अगला 73, सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सेवाएं निम्न में से किस WTO करार के अंतर्गत आती हैं? तो सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सेवाएं जो है GATS गैट्स के अंतर्गत आती हैं, ए सही हो जाएगा। इसके अलावा ट्रिम्स क्या है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स इन सर्विस। और ट्रिप्स क्या है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये बौद्धिक संपदा से संबंधित है, ये सेवाओं से संबंधित है और ये वस्तु और व्यापार के से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 73 का ए सही होगा। अगला 74 नंबर क्वेश्चन,
निर्यातक अपने जोखिम को किसके द्वारा कम कर सकते हैं? सट्टेबाजी द्वारा, अंतरण द्वारा, प्रतिरक्षण द्वारा, वायदा द्वारा। तो निर्यातक अपने जोखिम को प्रतिरक्षण द्वारा कम करते हैं। 74 का सी सही होगा। 75, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन विकासशील देशों में किए जाने वाले एफडीआई की रक्षा हेतु राजनीतिक बीमा की गारंटी देता है? तो यह गारंटी मीगा द्वारा दी जाती है। मीगा की स्थापना 1988 में हुई थी। मीगा विश्व बैंक समूह की संस्था है। इसके अलावा आईबीआरडी विश्व बैंक की संस्था है, 1945 में स्थापना हुई थी। आईएफसी विश्व बैंक की संस्था है, 1956 में आईएफसी की स्थापना हुई थी। और मीगा की स्थापना बता ही दिए, 1988 में हुई थी। आईडीए की स्थापना 1960 में हुई थी। और आईसीईएसआईडी की स्थापना 1966 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2017 तक कितने देश डब्ल्यूटीओ के सदस्य थे? तो डब्ल्यूटीओ के सदस्य दिसंबर 2017 तक 164 थे। और 164वां जो सदस्य था डब्ल्यूटीओ का वह अफगानिस्तान था। तो इस प्रकार से 76 का आंसर बी हो जाएगा। 77, भुगतान संतुलन के विश्लेषण का अवशोषण अधिगम निरूपण किया गया किसके द्वारा? एम फ्रीडमैन द्वारा, मार्शल और लर्नर द्वारा, सिडनी अलेक्जेंडर द्वारा, हेबरलर द्वारा। तो भुगतान संतुलन के विश्लेषण का अवशोषण अधिगम निरूपण जो है सिडनी अलेक्जेंडर द्वारा दिया गया था। सिडनी अलेक्जेंडर अवशोषण दृष्टिकोण के प्रतिपादक हैं और इन्होंने जो अवशोषण का सिद्धांत दिया वह कीन्स के राष्ट्रीय आय संबंधों पर आधारित था। इसलिए इसे भुगतान शेष का कीन्सीय मार्ग भी कहते हैं। अलेक्जेंडर के अनुसार यदि किसी देश के भुगतान शेष में घाटा हो तो उनका मतलब है कि लोग जितना उत्पादन करते हैं उससे अधिक अवशोषण कर रहे हैं, अर्थात राष्ट्रीय आय में उपभोग और निवेश पर घरेलू व्यय अधिक है। तो इसका आंसर 77 का सी हो जाएगा। 78 नंबर, निम्न में से कौन सा प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता गैट का अंतिम सत्र है? तो 1994 में उरुग्वे गैट का अंतिम सत्र है। 123 देशों के वाणिज्य मंत्रियों ने मार्केस में उरुग्वे दौर के फाइनल एक्ट पर हस्ताक्षर किए और यह दौर 1986 से 1994 तक चला और यह सबसे लंबा दौर था। और इसका जो अंत हुआ या परिणत हुई वह 1 जनवरी 1995 से डब्ल्यूटीओ की स्थापना के साथ हुई। तो इस प्रकार से प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता GATT का अंतिम सत्र जो है उरुग्वे सत्र था। 78 डी सही हो जाएगा। 79, किस पंचवर्षीय योजना में भारत में राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू किया गया? तो भारत में राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005 में शुरू किया गया था और 2005 में ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम चालू किया गया था। यह जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय 2002 से 2007 के बीच है। तो 79 का आंसर सी हो जाएगा। 80, सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों के पुनर्जीवन और पुनर्संरचना के लिए कौन सी समिति बनाई गई? तो सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों के पुनर्जीवन और पुनर्संरचना के लिए नरसिम्हन समिति 1991 में गठित की गई। और सेकेंड नरसिम्हन समिति का गठन कब हुआ? फर्स्ट 1991 में और सेकेंड 1998 में नरसिम्हन समिति का गठन किया गया। 2 बार नरसिम्हन समिति गठित की गई है जिनका संबंध बैंक
अवसंरचना में सुधार से था या बैंकिंग क्षेत्र से था। 81 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मध्यवर्ती प्रारूप के ऋणदाता के रूप में कार्य करेगा? तो SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मध्यवर्ती प्राश्रय के ऋणदाता के रूप में कार्य करेगा। SBI सी ऑप्शन में है, सी सही हो जाएगा। SBI की स्थापना की अगर बात की जाए तो 1 जुलाई 1955 को SBI की स्थापना की गई थी। 1921 में स्थापित इंपीरियल बैंक, इसके पहले इंपीरियल बैंक का गठन बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ मुंबई को आपस में मिलाकर इंपीरियल बैंक का गठन किया गया था और 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके SBI नाम दिया गया, जो मध्यवर्ती प्राश्रय के ऋणदाता के रूप में कार्य करती है और वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी वाणिज्यिक बैंक है। RBI की स्थापना की अगर बात की जाए तो RBI की स्थापना 1934 RBI अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला 82 नंबर क्वेश्चन, दो चरों के बीच संबंध की डिग्री के निर्धारण में प्रयुक्त सांख्यिकी तकनीक क्या कहलाती है? प्रकीर्णन, सूचकांक, सहसंबंध, कर्टोसिस। तो दो चरों के बीच सहसंबंध की डिग्री निर्धारण में प्रयुक्त सांख्यिकी तकनीक सहसंबंध कहलाती है। 82 सी सही हो जाएगा। सहसंबंध विश्लेषण आर्थिक व्यवहार को समझने में बहुत सहायक है। इसके अलावा विभिन्न चरों के बीच अंतर संबंध अध्ययन, अनुसंधान, समृद्धि करने तथा ज्ञान के नए क्षेत्र खोलने में बहुत ही सहायक उपकरण सहसंबंध है। सहसंबंध का मान +1 -1 के बीच में होता है। +1 अधिकतम मान होता है और -1 न्यूनतम मान होता है। इसके अलावा कार्ल पियर्सन सहसंबंध के संबंध में एक सूत्र देते हैं और स्पीयरमैन सहसंबंध के संबंध में एक सूत्र देते हैं। कार्ल पियर्सन सहसंबंध का सूत्र क्या देते हैं? डेल्टा dx अपान dx इंटू dy अपान n म्यू, ये है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध सूत्र। स्पीयरमैन का क्या है सहसंबंध का सूत्र? स्पीयरमैन 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर अपान n क्यूब माइनस n, ये स्पीयरमैन का सहसंबंध का सूत्र है। अगला क्वेश्चन 83 नंबर, शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना दर्शाई जाती है। तो शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना जो है H0 से शून्य परिकल्पना और H1 से वैकल्पिक परिकल्पना दर्शाई जाती है। तो इसका आंसर H0 कहाँ पे है? H0 सी सही हो जाएगा। 84 नंबर, सीमा शुल्क का सदैव परिणाम होता है। क्या परिणाम होता है सीमा शुल्क का? व्यापार पथांतरण प्रभाव केवल, व्यापार सृजन प्रभाव केवल। तो सीमा शुल्क का व्यापार सृजन और व्यापार पथांतरण दोनों प्रभाव होता है। तो इसका आंसर 84 का सी सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन, बेहद सस्ती कीमत निर्धारण नीति बनाई गई। ए, प्रतिस्पर्धी को कारोबार से बाहर निकालने हेतु, बी, लाभ अधिकतम करने हेतु, सी, बाजार में बाहरियों को बढ़ावा देने हेतु, डी, न्यूनतम लागत उत्पादन प्राप्त करने हेतु। तो बेहद सस्ती कीमत निर्धारण नीति प्रतिस्पर्धी को कारोबार से बाहर निकालने हेतु बनाई गई थी या बनाई जाती है। 85 का ए सही हो जाएगा। 86, पारस्परिक मांग की अवधारणा का प्रतिपादन किया। तो पारस्परिक मांग की अवधारणा का प्रतिपादन J.S. मिल द्वारा किया गया था। 86 सी सही हो जाएगा। 87, ड्यूजनबरी दृष्टिकोण था कि अल्पविकसित देशों के भुगतान संतुलन पर
किस कारण से गंभीर और विपरीत प्रभाव पड़ेगा? ए बैकवास, बी फैलाव, सी प्रदर्शन, डी गुणक। तो ड्यूजनबरी अल्प विकसित देशों के भुगतान संतुलन पर प्रदर्शन प्रभाव का मुख्य प्रभाव मानते थे, जो विपरीत प्रभाव था। 87 का सी सही हो जाएगा। 88 मुद्रा परिवर्तनीयता का विचार जैसा कि आज की अर्थव्यवस्था द्वारा प्रयोग किया जाता है, निम्न में से किसमें उपजा? किसमें उपजा का मतलब इसका उदय किसमें हुआ? ए मार्शल योजना, बी वाशिंगटन सर्वसम्मति, सी IMF, डी ब्रिटेन वुड। तो मुद्रा परिवर्तनीयता जो है ब्रिटेन वुड सम्मेलन में उपजा। 88 डी सही हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन, आयात निर्यात तकनीक आविष्कृत की गई। तो आयात नहीं, आगत निर्गत तकनीक जो है वासिल लियोनटिफ द्वारा दी गई थी। बी 89 बी सही हो जाएगा। 90 भारत में BOP में निम्न में से मदों पर विचार करो या विचार करें। क्या मदें हैं? NRI जमाएं, विप्रेषण, उक्त में से भुगतान संतुलन के पूंजी खाते का भाग है। कौन सा है? विप्रेषण है या NRI जमाएं हैं? तो इसमें पूंजी खाते का भाग NRI जमाओं को पूंजी खाते में रखा जाता है। विप्रेषण को किस में रखा जाएगा? विप्रेषण को चालू खाते में रखा जाएगा। NRI जमाएं केवल एक सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। BOP के दो खाते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। BOP के दो खाते हैं, एक खाता कौन सा है? चालू खाता, और दूसरा पूंजी खाता। तो चालू खाते में दो प्रकार की मदें, एक तो दृश्य मदें और दूसरी अदृश्य मदें। और पूंजी खाते में दृश्य मदों में वस्तुएं आएंगी और अदृश्य मदों में सेवाओं का आयात निर्यात आएगा। और पूंजी खाते में विदेशी विनिमय निवेश, बाहरी सहायता, ऋण और NRI जमाएं आएंगी। तो इसमें क्या पूछा गया था? भारत में BOP में निम्नलिखित मदों में से सम्मिलित किया जाता है पूंजी खाते में। तो पूंजी खाते में NRI जमाओं को सम्मिलित किया जाता है, बाकी विप्रेषण चालू खाते में रखा जाता है। अगला 91 निम्नलिखित में से कौन सा स्फीति गतिरोधक का एक लक्षण नहीं है? निम्न समृद्धि, उच्च रोजगार, उच्च मुद्रास्फीति, उच्च बेरोजगारी। तो उच्च रोजगार जो है स्फीति गतिरोध का लक्षण नहीं है। बी 91 का बी सही हो जाएगा। जबकि निम्न समृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी स्फीति गतिरोध का लक्षण है। ये है स्फीति गतिरोध का लक्षण, सी है और डी है, बी नहीं है। अगला 92 नंबर क्वेश्चन, BOP में घाटा सही किया जा सकता है ब्याज दर में वृद्धि द्वारा, ब्याज दर में कमी द्वारा, विप्रेषण को रोककर, FII और FD को हतोत्साहित करके। तो BOP में जो घाटा है वो सही किया जा सकता है ब्याज दर में वृद्धि द्वारा। ब्याज दर बढ़ाकर बैलेंस ऑफ पेमेंट का घाटा सही किया जा सकता है। 93 नंबर क्वेश्चन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन और फ्रेडरिक लिस्ट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में किस तर्क के साथ जुड़े हैं? ए मुक्त व्यापार तर्क, बी शिशु उद्योग तर्क, सी सूर्यास्त उद्योग तर्क, डी उक्त में से कोई नहीं। तो अलेक्जेंडर हैमिल्टन और फ्रेडरिक लिस्ट जो हैं शिशु उद्योग तर्क से संबंध रखते हैं। 93 बी सही हो जाएगा। 94 GDP में अधिक आनुपातिक वृद्धि के सापेक्ष कर राजस्व में आनुपातिक वृद्धि कहलाती है। तो GDP में अधिक आनुपातिक वृद्धि के सापेक्ष कर राजस्व में आनुपातिक वृद्धि कर उत्प्लावता कहलाती है। कर उत्प्लावकता, कर उत्प्लावकता किस ऑप्शन में है? सी में है, सी सही हो जाएगा। इसके अलावा करलोज क्या है? करलोज कर राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन बटे राष्ट्रीय आय में प्रतिशत परिवर्तन। 95 क्वेश्चन,
भारतीय रुपया का अवमूल्यन किया गया? तो भारतीय रुपया का अवमूल्यन 3 बार किया गया था। अभी तक भारतीय रुपया 3 बार अवमूल्यित किया जा चुका है, 1949 में, 1966 में, 1991 में, और 1991 में 2 बार किया गया। पहली बार 30.5% की कमी की गई और दूसरी बार में 20.22% की कमी की गई। तो इस प्रकार से कह सकते हैं 1949, 1966, 1991 में भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया। इसमें ऑप्शन में क्या क्या है? भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया 2000 में, ये नहीं है। 1971 भी नहीं है, 1997 भी नहीं है, 1980 सही हो जाएगा। 95 सी सही है, सी। 96 नंबर, कौन सी एक गैर प्रायिकता आधारित नमूनाकरण विधि है? प्रणालीगत नमूनाकरण, कोटा नमूनाकरण, अनुक्रमिक यादृच्छिक नमूनाकरण, साधारण यादृच्छिक नमूनाकरण। तो कोटा गैर प्रायिकता आधारित नमूनाकरण विधि है, कोटा नमूनाकरण विधि। बी 96 बी सही हो जाएगा। 97 A.W. फिलिप्स का मजदूरी मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी अंतर संबंध आधारित है। ए स्थिर सापेक्ष परिकल्पना पर, बी अनुकूली सापेक्ष परिकल्पना पर। तो यही सही हो जाएगा, अनुकूली या अनुकूल सापेक्ष परिकल्पना पर। 97 बी सही हो जाएगा। 98 भारत में मौद्रिक समाहार के संबंध में M1 क्या कहलाता है? बृहद मुद्रा, भंडारित मुद्रा, संकीर्ण मुद्रा, मुद्रा गुणक। तो M1 संकीर्ण मुद्रा कहलाता है। और M1 संकीर्ण मुद्रा और M3 व्यापक मुद्रा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही सी। 99 विश्व बैंक देशों को विकास के किस आधार पर वर्गीकृत करता है? तो विश्व बैंक देशों को विकास के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर वर्गीकृत करता है। 99 सी सही हो जाएगा। 100 अधिकतम सामाजिक लाभ का नियम संबंधित है करारोपण से, सार्वजनिक व्यय से, सार्वजनिक ऋण से। तो अधिकतम सामाजिक लाभ का जो नियम है करारोपण और सार्वजनिक व्यय दोनों से संबंधित है। 100 का डी सही हो जाएगा। 101 तुलनात्मक लाभ सिद्धांत का मूलभूत संदेश है। क्या संदेश है? ए कुशल रूप से वस्तुएं उत्पादित करने में देश की सामर्थ्य समान है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक देश के लिए बिरले ही लाभदायी है। अबाधित संभाव्य और अधीन मुक्त व्यापार विश्व उत्पाद बाधित व्यापार की अपेक्षा अधिक होता है। यही सही है, सी सही हो जाएगा। रिकार्डो ने तुलनात्मक लाभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और एडम स्मिथ ने निरपेक्ष लाभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 102 विदेशी विनिमय की भौतिक सुपुर्दगी किस मामले में होती है? चालू बाजार, स्पॉट बाजार, पूंजी बाजार, वायदा बाजार। तो विदेशी विनिमय की भौतिक मामले की सुपुर्दगी जो है वह स्पॉट बाजार में होती है। 102 बी सही होगा। 103 व्यापार और विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड स्थित है। तो अंकटाड जनेवा में स्थित है। 103 ए सही है। अंकटाड की स्थापना 1967 में हुई थी। वर्तमान में 194 इसके सदस्य देश हैं। अंकटाड उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना, विशेषकर विकासशील देशों में। अंकटाड द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन 104 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पारंपरिक अर्थशास्त्रियों द्वारा विचार किया गया उत्पादन का एकमात्र कारक है। तो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने श्रम को उत्पादन का एकमात्र कारक माना था। तो 104 बी सही हो जाएगा। 105 वह स्थान जहां बैंकर मिलते हैं और आपसी दावे और खाते निपटाते हैं कहलाता है खजाना, समाशोधन गृह, एकत्रण केंद्र, क्षेपण भूमि, समाशोधन गृह। 105 बी। 106 आरबीआई का लेखा वर्ष। तो इस पेपर के हिसाब से आरबीआई का लेखा वर्ष जुलाई से जून होगा, लेकिन वर्तमान में इसमें संशोधन क्या कर दिया गया है? अप्रैल से मार्च कर दिया गया है।
तो पिछले समय के अनुसार जुलाई से जून और वर्तमान समय के अनुसार अप्रैल से मार्च है। अगला 107, निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति के मुख्य उपकरण के रूप में उभरा है? तरलता समायोजन सुविधा, वाणिज्यिक कागजात, ट्रेजरी बिल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ तरलता समायोजन सुविधा होगा, ये सही होगा। इसका उद्देश्य क्या है? विनिमय दर में स्थिरता लाना था, ब्याज दर नीति को बनाए रखना। तरलता समायोजन का उद्देश्य क्या है? विनिमय दर में स्थिरता लाना था, ब्याज दर नीति को बनाए रखना है। 108, भारत के बैंकों को उनके जोखिमपूर्ण संपत्तियों और पूंजी के बीच एक निश्चित अनुपात अनुरक्षित करता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पूंजी पर्याप्तता, पूंजी जोखिम भारित पर्याप्तता अनुपात कहा जाता है। 108 का सही हो जाएगा डी। अब 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वरोजगार के लिए गरीबी रोधी कार्यक्रम है। तो स्वरोजगार के लिए गरीबी रोधी कार्यक्रम IRDP, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, IRDP 1978-79 में चालू किया गया था। 110, सार्वजनिक व्यय में विस्थापन और संकेंद्रण की संकल्पना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसमें विस्थापन और संकेंद्रण की संकल्पना का श्रेय जो है पिकाक एवं वाइजमैन को दिया जाता है। पिकाक एवं वाइजमैन, एलन टी पिकाक और वाइजमैन, भी सही हो जाएगा। अगला, सामान्य सेवाओं पर व्यय है। सामान्य सेवाओं पर व्यय क्या होता है? सामान्य सेवाओं पर व्यय राजस्व व्यय होता है। इसके अलावा पूंजीगत व्यय क्या है? वे सभी व्यय जो भौतिक तथा वित्तीय संपत्तियों के सृजन एवं पूंजी निर्माण से संबंध रखते हैं, उन्हें पूंजी व्यय कहते हैं। अर्थात ऐसा व्यय जिनसे भविष्य के लिए या दीर्घकालीन पूंजी पर संपत्तियों का निर्माण होता है, उसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। इसके अलावा जो पूंजीगत व्यय के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें राजस्व व्यय कहा जाता है। सार्वजनिक व्यय, सरकारी विभागों के व्यय, सेवाओं को चलाने पर व्यय, ब्याज अदायगी, राज्य सरकारों को दिया जाने वाला अनुदान, सहायता और राज्य व्यवस्था पर किया गया व्यय राजस्व व्यय कहलाएगा। अगला 112 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विनिमय गिरावट, बाजार प्रणाली, अवमूल्यन, सरकार की नीतिगत कार्रवाई, अविस्फीत महंगी धन नीति, यही गलत है, बाकी सब सुमेलित है। अगला 113 नंबर, विदेशी आहरण अधिकार IMF की मुद्रा है, यह किसके रूप में होती है? तो विदेशी आहरण अधिकार की शुरुआत 1971 में IMF द्वारा चालू की गई और इसे बही खाता के रूप में भी जाना जाता है। तो 113 डी सही होगा। 114 नंबर, एक सममित बंटन हेतु विषमता है, क्या है? एक सममित बंटन हेतु विषमता 0 होती है, बी सही हो जाएगा। 115 नंबर, व्यापार चक्र का वर्णन करने के लिए त्वरक सिद्धांत का प्रयोग किया गया। तो व्यापार चक्र का वर्णन करने के लिए त्वरक सिद्धांत का प्रयोग हिग्स द्वारा किया गया था। 116, घटकों के ह्रासमान प्रतिफल का नियम प्रासंगिक है, लघु अवधि में, दीर्घ अवधि में, बाजार अवधि में, इनमें से कोई नहीं। तो घटकों के ह्रासमान प्रतिफल का नियम लघु अवधि में प्रासंगिक है और ह्रासमान का नियम कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र में दोनों में लागू होता है समान रूप से। तो 116 का लघु अवधि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 117, कार्टेल का भाग है। कार्टेल का भाग अल्पाधिकार, एकाधिकार बाजार, अल्पाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, प्रतिस्पर्धा बाजार। तो कार्टेल अल्पाधिकार का बाजार है, कार्टेल एक अल्पाधिकार का भाग है। 118, अनुचित व्यापार व्यवहार किसमें शामिल किया जाता है? तो अनुचित व्यापार व्यवहार MRTP एक्ट में शामिल किया जाता है। एकाधिकार था प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम 1969। ये भी पूछा जाता है कि MRTP एक्ट का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1969 में किया गया था और इसमें अनुचित व्यापार व्यवहार प्रबंधन को शामिल किया जाता है। अब 119, वह कथन चुनिए जो ऋण जाल की संकल्पना को सही परिभाषित करता है। ए, एक अर्थव्यवस्था की स्थिति जो पिछली उधारियां चुकाने के लिए उधार लेता है, तो यही ऋण जाल है, बाकी सब गलत है।
बी सी डी सब गलत है। ऋण जाल क्या है? एक अर्थव्यवस्था की स्थिति जो पिछली उधारियां चुकाने के लिए उधार लेता है, वही ऋण जाल की स्थिति है। 120 नंबर, मुद्रास्फीति के संबंध में सूची लागत संदर्भित करती है। ए पुनर्मूल्यन मूल्य का मूल्य, बदलती मूल्य सूची का लागत, मौद्रिक आधार के अनुरक्षण की लागत, लाभ की बेहतर दरें प्राप्त करने की लागत। तो मुद्रास्फीति के संबंध में सूची लागत जो है बदलती मूल्य सूची लागत को संदर्भित करती है। 120 बी सही हो जाएगा। 121, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? वैश्विक तापन सरल रूप से हरित गैस प्रभाव का दूसरा नाम है। नहीं, वैश्विक तापन पूर्णतः प्राकृतिक परिघटना है, ये भी नहीं। मानव निर्मित परिघटना है। वैश्विक तापन का अर्थ ग्लेशियर, ये भी नहीं। वैश्विक तापन है पृथ्वी सतह पर औसत तापमान में वृद्धि, यह डी है। 121 का डी सही हो जाएगा। 122, प्रेविस सिंगर परिकल्पना संबंधित है। विकासशील देशों की भुगतान संतुलन समस्या से, विकासशील देशों की व्यापार की शर्तों से, विकासशील देशों की गरीबी की विधि से, विकासशील देशों आय समानता से। तो प्रेविस सिंगर परिकल्पना विकासशील देशों की व्यापार की शर्तों से संबंधित है। 122 बी सही हो जाएगा। 123, जे वक्र प्रभाव का विदेशी विनिमय प्रबंधन के क्षेत्र में अर्थ है। यह अधिक प्रेषण के पूर्व अवमूल्यन के बाद बीओपी में 1 घटा दिया जाता है, यही सही है। 123। 124, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 क्या है? एक स्थिति जब लोग सोचते हैं कि वे मुद्रास्फीति के समय अमीर हो रहे हैं, यह मुद्रा भ्रम कहलाती है, सही है। दूसरा कथन क्या है? यह माना जाता है कि मुद्रा भ्रम का निम्न स्तर अर्थव्यवस्था की गति देने में लाभदायक है, दोनों सही है। कूट का प्रयोग कर सही कथन चुनिए, तो दोनों सही हैं। दोनों सही सत्य किसमें है? डी सही है। 124, हाल ही में भारत ने अपनी राष्ट्रीय आय मापने की नई विधि अपनाई है। नई विधि करों को उत्पाद और उत्पादन में वर्गीकृत करती है। नीचे दिए कथन छांटिए और करों के संबंध में सही है उसे चुनिए। तो 1 नंबर कथन क्या है? दोनों कर उत्पादों पर लगाए जाते हैं, ठीक। जबकि उत्पाद का कर है, उत्पादन कर निश्चित है, ये भी सही है। भू राजस्व, व्यवसाय कर, स्टैंप कर, पंजीकरण शुल्क भारत में उत्पादन करों के कुछ उदाहरण हैं, ये भी सही है। बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, आयात और निर्यात कर भारत में उत्पाद करों का उदाहरण है, ये भी सही है। तो चारों सही है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी सही हो जाएगा। 125 का डी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने लगभग 65 क्वेश्चन सॉल्व किए, और अब अगले वीडियो में हम लोग पीजीटी अर्थशास्त्र 2011 का पेपर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।